हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, कत्ल करने वाले अपने आप को बहुत शातिर, होशियार और समझदार समझते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अंजाम एक ही होता है और वो होता है कि पुलिस के हाथों में उनकी गिरफ्त होना। लास्ट में आकर उनको गिरफ्तार होना ही पड़ता है। कातिल कितना भी शातिर हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी स्टडी की हो, कितना भी रिसर्च किया हो, किसी चीज़ का सहारा लिया हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, सुराग छोड़ता है और पकड़ा जाता है। खैर दोस्तों, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी तेलंगाना के खम्मम की है। खम्मम में एक शेख जमाल साहब रहते थे। उनकी उम्र 48 साल थी। वो एक किसान थे। उनकी बीवी थी, बीवी का नाम इमाम बी था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। एक इनकी बेटी थी। बेटी इनके खम्मम से 40 किलोमीटर दूर दूसरी जगह रहती थी, शादीशुदा थी। लेकिन शेख साहब के घर के थोड़ा बराबर में, पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन राव। मोहन राव की शेख साहब की बीवी से आए दिन बातचीत होती थी। आने वाले टाइम में उनकी बातचीत बढ़ती चली गई। बातचीत होते होते दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते उनका ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद ये दोनों, इमाम भी और मोहन राव, दोनों आपस में मिलते थे। अलग अलग मिलते थे, छुप छुप कर मिलते थे। फ़ोन पर बात होती थी। कहीं मिलते थे तब बात होती थी। फ़ोन पर बात कर लेते थे, वहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है, और ये चले जाते थे। आखिरकार एक दिन शेख जमाल साहब को ये उससे मिलते हुए देख लेते हैं और उनको कुछ टाइम से थोड़ा शक भी था कि ये किसी से बात करती है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया था। जब वो इससे मिलता हुआ देख लेते हैं, बातचीत करते हैं, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, शेख साहब की नज़र पड़ जाती है, वो देख लेते हैं। अब वो इनको देखने के बाद अपनी बीवी को घर बुलाते हैं। घर लाने के बाद डांटते हैं और पीट भी देते हैं और समझाते हैं कि ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, दोबारा से ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद बात ज्यों की त्यों हो जाती है। अब मोहन राव परेशान, इधर इमाम भी परेशान कि आप, हम दोनों की बात कैसे हो। दोनों लोग अलग अलग परेशान। खैर, शेख जमाल साहब फिर कहीं अपने काम से जाते हैं और ये मौका देखकर दोनों लोग मिलते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद अब ये सोचते हैं कि हम लोगों को क्या ऐसा किया जाए जिससे हम लोगों के ऊपर पाबंदियां ना लगें, हम लोग आज़ाद रहें। अब ये एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं जमाल साहब को रास्ते से हटाने का, यानी उनके कत्ल का। अब मोहन राव इसका इंतज़ाम करने में जुट जाता है। वो जहर ख़रीदता है, एक जहर का इंजेक्शन, और कुछ नींद की गोलियां वो लेकर आता है। इमाम बी को फ़ोन करता है, इमाम बी को एक जगह बुलाता है, उनको ये इंजेक्शन देता है और वो नींद की गोलियां दे देता है। और इमाम बी भी इस पर राज़ी थी, क्योंकि उन्हें मोहन राव से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, प्यार का भूत सवार था। दोनों आशिक, अंधे आशिक, अंजाम की परवाह नहीं, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। इसके बाद वो इमाम बी से कहता है, आप 2 गोलियां उनको किसी चीज़ में मिलाकर दे देना। जब वो सो जाएं, गहरी नींद में हो जाएं, उसके बाद उनको ये इंजेक्शन लगा देना अपने ही हाथ से, और इसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। इमाम भी कहती हैं ठीक है। वो घर चली जाती हैं, लेकर जाती हैं। पहला दिन होता है, रात होती है, सोचती हैं इनको दवाई दे दूं, लेकिन दे नहीं पाती। दूसरा दिन होता है, फिर सोचती हैं टैबलेट दे दूं नींद की, उसके बाद इंजेक्शन लगाऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती, दे नहीं पाती। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपने काम को अंजाम दे नहीं पाती। इधर मोहन राव उनको बार बार कॉल करता है और पूछता रहता है, काम हुआ नहीं हुआ, काम हुआ नहीं हुआ। हर बार उनका यही जवाब वो घुमा देती थी, टरका देती थी कि ऐसा है वैसा है। लेकिन असल बात तो ये थी कि उनकी
हिम्मत थी नहीं उनके अंदर इतनी कि वो नींद की गोलियां देती और उसके बाद इंजेक्शन लगाती, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर मैंने इंजेक्शन दिया और इनकी आँख खुल गई, नशा नहीं हुआ, नींद नहीं आई तो क्या होगा। इस डर से वो ये सब नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मोहन राव ने कहा, इमाम भी ये तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इन लोगों की प्लानिंग चलती रहती है, बात चलती रहती है। अब वो आती है 19 सितंबर, ये 2022 की बात है। 19 सितंबर को शेख साहब अपनी बेटी के घर जाते हैं, क्योंकि इनकी बेटी के घर पर इमाम बीबी गई हुई थी। तो शेख साहब ने सोचा चलो मैं भी मिलाता हूँ बेटी से। ये बेटी के पास जाने के लिए निकलते हैं, उससे पहले अपनी बीवी इमाम बी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मैं आ रहा हूँ। अब वो पूरी डिटेल इनसे लेती हैं, किस टाइम तक आओगे, कब निकलोगे, कितना टाइम लगेगा, खाना बना कर रखेंगे, ये वो फला फला 10 बातें वो इनको बता देती हैं। आमतौर पे घर की औरतें पूछती ही हैं, कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी वाइफ हो, बेटी हो, बहन हो, वो पूछती ही है खाने की वजह से। शेख जमाल साहब को कुछ खबर नहीं, वो सीधा सीधा एक एक चीज़ क्लियर ही बता देते हैं कि इतने टाइम निकलूँगा, इतने इतने वक्त में मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। वो कहती है ठीक है। फ़ौरन ही वो मोहन राव को बताती हैं कि शेख जमाल साहब इस टाइम निकलेंगे, यहाँ के लिए आ रहे हैं, और तुमने मुझसे कहा था जब भी वो कहीं बाइक से जाएं तो मुझे बताना ज़रूर। वो उसको फ़ोन कर देती हैं और पूरी दास्तान सुना देती हैं। मोहन राव ने पहले से ही 3 लोगों को और प्लान में शामिल कर रखा था, अपने 3 दोस्तों को, या पैसों के बल पर। अब ये क्या करता है, उनके निकलने से पहले एक मंकी वाला टोपा लगाता है। जो मंकी वाला टोपा आपने अक्सर देखा होगा, सर्दियों में बुज़ुर्ग लोग लगाते हैं। अच्छा, उस टाइम कोरोना की भी झलक चली रही थी, आप अच्छे से जानते हैं, 2022 की बात है, तो कोई इतना गौर भी नहीं करता। मास्क भी लगा रहे थे लोग, अलग अलग तरीके के, अपने अपने जिसको जो पसंद था लगा रहा था, कोई रुमाल बांध रहा था, कोई कैप लगा रहा था। इसके बाद वो घर से निकल जाता है, इधर शेख जमाल साहब निकल जाते हैं, और वो उनसे पहले ही जाकर एक सुनसान जगह पर खड़ा हो जाता है, मंकी वाला, वही कैप पहनकर। इधर मुखबर लगा हुआ था जमाल साहब के घर के बाहर, और वो जैसे ही देखता है जमाल साहब अपनी बाइक उठाकर निकल गए, वो सीधे फ़ोन मोहन राव को करता है। मोहन राव को फ़ोन करता है और बताता है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं। मोहन राव कहता है ठीक है। इनके बेटी की घर की दूरी इनके घर से, शेख साहब के घर से 40 किलोमीटर के लगभग थी। अब वो निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद एक सुनसान जंगल पड़ता है, वहाँ पर ये खड़ा हो जाता है मोहन राव। मोहन राव देखता है शेख जमाल साहब आ रहे हैं, वो इसे अच्छे से जानते थे, इसलिए इसने पहले से कैप लगा रखा था मंकी वाला, और वो इनको हाथ देता है। वो देखते हैं कोई राहगीर है, शायद लिफ्ट मांग रहा होगा, वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद इससे पूछते हैं बताइए, तो मोहन राव कहता है मुझे कुछ दूर तक जाना है, अगर आप लिफ्ट दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। शेख जमाल साहब कहते हैं ठीक है बैठ जाओ। शेख जमाल साहब की गाड़ी पर वो पीछे बैठ जाता है और दोनों वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद कुछ ही देर चलते हैं, 5 मिनट मुश्किल से, और शेख साहब को लगता है कि उनकी जांग पर, लेग्स पर उनके बहुत ज़ोर से कोई पिन चुबा दी हो जैसे, या कुछ चुबा हो। वो गाड़ी को स्लो करते हैं। जैसे ही गाड़ी को वो स्लो करते हैं, मोहन राव उनकी बाइक से कूदता है और भाग जाता है। अब ये आसपास के लोग, खेतों में अक्सर काम करते ही हैं किसान लोग, तो वो देख रहे थे ये सब माजरा कि बाइक चल रही है, थोड़ा स्लो हुई, पीछे जो बंदा बैठा था वो टोपा, एक कैप जो मंकी वाली लगी हुई थी, वो भागा। इधर शेख साहब फ़ौरन ही रुकते हैं और फ़ौरन फ़ोन निकालते हैं और अपनी बीवी को फ़ोन लगा देते हैं। ये सब होने वाली बात होती है, और वो बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ पर एक शख्स मिला, उसने मदद मांगी मुझसे, लिफ्ट मांगी, मैंने उसको दी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जांघ में कुछ चुभने की एक आहट सी महसूस हुई, जिससे मैंने गाड़ी हल्की की। जैसे ही गाड़ी मैंने अपनी हल्की की, वो शख्स उतर कर भाग गया। बस इतना ही कह पाते हैं कि बाइक गिर जाती है, जब तक लोग भी आ जाते हैं, और जब लोग आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ भाई साहब, तो शेख साहब बोलते हैं मेरे कुछ चुभाया, बस वो इतना कहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब जब वो बेहोश हो जाते हैं तो वो सब लोग जल्दी से इकट्ठे होकर और उन्हें जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती, माजरा क्या है, वो देखती है कि ये बेहोश है, उन्हें लग रहा था ये बेहोश है, उन्हें
पास के ही अस्पताल में फटाफट ले जाया जाता है, जहाँ जब डॉक्टर देखते हैं तो वो बोलते हैं इनकी तो मौत हो चुकी है। अब पुलिस हैरान, लोग हैरान। अच्छे खासा शख्स बाइक चलाता हुआ आ रहा था, पीछे एक बंदा बैठा था। पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने उन चश्मदीदों से पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तो उन्होंने बताया जब हम भाग कर पहुँचे तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरे को चुभाया, और वो अपनी जान की तरफ इशारा कर रहे थे। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस का थोड़ा सा दिमाग घूमता है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। अगला दिन होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इनको पॉइजन दिया गया है, यानी जहर का इंजेक्शन दिया गया था। इसके बाद पुलिस पता निकालती है, इनकी कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल जब इनकी निकालती है कुछ नहीं मिलता, फिर इनकी बीवी की कॉल डिटेल निकालती है। जब बीबी इमाम बी की कॉल डिटेल निकालती है तो उनको ये मोहन राव का नाम पता चलता है, इसका नंबर पता चलता है, क्योंकि इस पर लगातार बात होती थी और इनके घर से निकलने से पहले कुछ टाइम पहले भी उससे बात हो रही थी। इसके बाद इस मोहन राव को उठाया जाता है। अब ये बहुत घुमाने की कोशिश करता है, पुलिस को बताना नहीं चाहता। पुलिस फिर अपने तरीके से जब पूछताछ करती है और इनकी तुड़ाई अच्छे से करती है तो ये मुंह खोलते हैं और फिर पूरी कहानी सुना देते हैं। कहानी वही थी जो मैंने आपको पहले सुनाई। उसके बाद ये अपना प्लान बताते हैं और ये बताते हैं कि मुझे इनका कत्ल करना था, और कत्ल इस तरीके से करना था कि लोगों को लगे ये एक एक्सीडेंट है। इसलिए मैंने इनको जहर का इंजेक्शन दिया था। ये थोड़ी दूर चलेंगे और गिर जाएंगे, कोई गाड़ी वाड़ी आएगी उससे कुचल जाएंगे, या फिर अगर उससे कुचले भी नहीं तो लोगों को लगेगा फिसल कर गाड़ी गिर गई, जिससे इनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन शायद मोहन राव को पता नहीं था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ सामने आ जाता है, ऊपर से कॉल डिटेल सामने आ गई, सब कुछ पता चल गया। और पता चलने के बाद इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके खिलाफ मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इनको जेल भेज दिया है और इनको हत्या का आरोपी बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी खम्मम की। शातिर बहुत बन रहा था, उसको लगता था कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। कोई भी कातिल बच नहीं पाता। ये तो एक छोटी सी उसकी सोच थी क्राइम करने की। बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़े बड़े चालाक, बड़े बड़े चतुर लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते। पुलिस सबको ढूंढ निकालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को हमारी कमेंट करिएगा। तो ये थी आज की कहानी। कल मिलते हैं फिर इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत।